हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए, विप्रो का जो शेयर है वो अभी 395 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में काफी गिरावट थी, लेकिन विप्रो के शेयर में गिरावट नहीं थी। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज गिरावट उतनी बड़ी यहां पर देखने को नहीं मिल रही थी। ज्यादातर जो बड़ी गिरावट थी वो डेफिनेटली बाकी के सेक्टरों में थी। आईटी में गिरावट इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है ये सेक्टर। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे खास करके विप्रो के बारे में कि चल क्या रहा है और खरीदारी के यहाँ पर क्या वाकई में मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर 395 के आसपास है। एक महीने में ऑलरेडी 3% के आसपास की गिरावट है। 422 रुपए से टूट कर ये नीचे जरूर आया है। एक साल में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 38-39% तक टूट चुका है। 721 रुपए से ये लगातार टूट रहा है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था कि देखो 400 के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि ऐसा मत करना कि बहुत सारी क्वांटिटी एक ही लेवल पे खरीद लो। रीजन ये है कि देखो, अभी इंडियन की आईटी इंडस्ट्री जो है, भारत की जो आईटी इंडस्ट्रीज है, वो सीधी सीधी रिलेट कर रही है अमरीकी बाजार पर। क्योंकि अगर अमेरिका में दिक्कत होगी, यूएस में दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है उसका असर सीधा हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और अभी जो चीजें निकल कर आ रही है वो डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्रीज के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी है वो टेम्पररी है। अगेन मैं कह दूं, टेम्पररी है। और अगर गिरावट आती है, बेहतरीन मौके भी बनेंगे। विप्रो की जो सबसे पहली खबर थी वो यही थी भैया, मून लाइटिंग। तो जाहिर सी बात है विप्रो ने 300 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल भी दिया मून लाइटिंग वाले चक्कर में। और कहीं ना कहीं आने वाले दौर में विप्रो हो, इन्फोसिस हो, ये और स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो भी करेंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भैया वो हायरिंग को लेकर है, और ये काफी बड़ी अपडेट है। ये यहां पर यह है कि विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ने जो फ्रेशर्स को हायर किया था, ठीक है, ऑफर लेटर भी दे दिया था, उनकी हायरिंग कैंसिल कर दी है। तो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हैड रिपोर्टेडली रिवोक्ड द ऑफर लेटर ऑफ मैनी कैंडिडेट आफ्टर डिलेइंग देयर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर मंथ्स। मतलब देखो, होता क्या है कि जब भी आप किसी मतलब ये जो बड़ी आईटी कंपनीज है, आप जब को ये लोग जब आपको हायर कर लेते हैं, आपको भैया ऑनबोर्ड भी कर लेते हैं, आपको लेटर भी आ जाता है, लेकिन बाद में ये होता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग होनी बाकी होती है। तो 3-4 महीने से इनकी ऑनबोर्डिंग ही नहीं हुई थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेशर्स, हंड्रेड्स, एक दो नहीं भैया, हंड्रेड ऑफ फ्रेशर्स who had received offers from the tech giants have seen their offer letter, अगर आप देखो तो डिक्लाइन हो चुके हैं। पिछले 3-4 महीने तक डीले हुए पहले, और बाद में डिक्लाइन हो गए यहां पर। तो रिपोर्ट अगर आप देखें तो बिजनेस लाइन की है। आईटी फर्म इन्फोसिस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा हैव रिवोक्ड द ऑफर लेटर गिवन टू स्टूडेंट्स आफ्टर डीलेइंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर मंथ्स। स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया है कि दे अप्लाइड फॉर जॉब एज अ टॉप कंपनीज अराउंड 3-4 मंथ्स बैक, मतलब 3-4 महीने पहले उन्होंने अप्लाई किया था। आफ्टर द राउंड ऑफ इंटरव्यूज, मतलब कई सारे इंटरव्यू के राउंड पार करने के बाद दे रिसीव द ऑफर लेटर, और वो वेट कर रहे थे कि भैया कब हमको ऑनबोर्ड करे। हाउएवर द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वो डीले होती रही, महीनों से ये डीले होती रही, और बाद में स्टूडेंट्स को लेटर मिल चुका है कि भैया आप अब टर्मिनेट हो चुके हो। अब यहां पर रीजन ये दिया है कि कुछ क्राइटेरिया है जहां पर आप एलिजिबल नहीं हुए हो, और कंपनी की गाइडलाइंस है, ये रीजन दिया। और भैया इनका जो ऑफर लेटर था वो रिजेक्ट यहां पर हो चुका है, और आप मतलब जो क्राइटेरिया हमको चाहिए एकेडमिक, उस पर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, तो ये कहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये रीजन दिए भी है तो कह सकते हैं कि पहली चीज तो ये कि भैया बहुत गलत है, पहली चीज अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। और दूसरी बात यहां पर यह है कि डेफिनेटली भैया कुछ तो है, ठीक है। और देखो, कंपनी बर्बाद होने वाली कतई नहीं है। पहली चीज तो मैं ये कह दूं आपसे कि बर्बाद होने वाली कंपनियां कतई नहीं है। जो भी होगा टेम्पररी फेज है इनका, और अगर ऐसे में गिरावट आती है तो भैया बेहतरीन से बेहतरीन मौके भी यहीं पर बनेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 2,15,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी 40 लाख से ज्यादा का हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठी है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। विप्रो में अगर आप देखोगे
तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है, बने रहो। और रिसेंटली ईसॉप के थ्रू कंपनी के ही कई सारे लोगों ने खरीदारी करी है, बड़ी मात्रा में खरीदारी करी है। 16,000 शेयर, 9,600 शेयर तक की खरीदारी हमें देखने को मिली है 27 सितंबर में। और जाहिर सी बात है काफी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं इसको। रेवेन्यू अगर आप देखो तो डेफिनेटली 2022 में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे, 80,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिले हैं। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो भैया बेहतरीन प्रॉफिट था, 12,235 करोड़। लेकिन 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 अब ये प्रॉफिट कम हो रहे हैं। अगर आप लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स देखोगे तो 2,565 करोड़ के आसपास है, जो अगर एवरेज निकाले तो 12,000 से काफी कम इसकी एवरेज निकलेगी। मुश्किल से इसकी एवरेज 10,500 के आसपास बनेगी, जो कि कम है, बहुत कम है ये। और यही वजह भी है। ये देखो पहली चीज तो है कि इनके रेवेन्यू भले ही बढ़े हो लेकिन प्रॉफिट कम क्यों हो रहे हैं। यूएस बाजारों में दिक्कत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बीच में हुआ क्या था कि भैया जो स्टार्टअप्स कल्चर बढ़ना शुरू हुआ था, काफी लोगों ने अपने रेजिग्नेशन खुद से देना शुरू किए थे। कंपनी भैया हायर कर रही थी लोगों को, वो भी एजुकेटेड मतलब एक्सपीरियंस लोगों को कंपनी हायर कर रही थी, और बड़े बड़े पैकेज पर भी हायर कर रही थी। इवन अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स में अगर आप जाते हो तो आपको जो एनुअल हाइक मिलती है वो 15, 16, 20%, 25, 30% तक की भी हो जाती है, जबकि इन कंपनियों में जो हाइक मिलती है वो 60 से 8% के आसपास की होती है। तो कहीं ना कहीं लोग स्विच भी कर रहे थे, और अपने टैलेंट को भैया रोके रखने के लिए इन्होंने कई सारे बोनस भी दिए थे, उनकी भैया सैलरी वगैरह भी हाइक वगैरह काफी ज्यादा करी थी उस वक्त। तो जाहिर सी बात है खर्चे इनके बड़े थे, और डेफिनेटली यूएस बाजारों में दिक्कत एक और रीजन इनका जरूर है। विप्रो को लेकर अगर आप देखोगे तो विप्रो में खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये पे करना शुरू कर चुका है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वो कंपनी थी जो हर साल 1 रुपए का ही आपको डिविडेंड पे करती थी, लेकिन इस साल इस प्रथा को तोड़ा है इन्होंने। पहले 1 रुपए का पे किया, फिर 5 रुपए का पे किया, इस साल 6 रुपए का डिविडेंड ये पे कर चुकी है। कम है लेकिन फिर भी ज्यादा दिया जरूर है इन्होंने। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना भी है, हालांकि करंट प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी सस्ता तो हो चुका है। 17 का पी है, सेक्टर पी 24 का है, और अकॉर्डिंग टू टिकर टैप 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो इसको, जी नहीं, कतई नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि यहां पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे आपको, और ये मौके का फायदा भी आपको उठाना चाहिए, क्योंकि देखो आईटी इंडस्ट्रीज बर्बाद होने वाली इंडस्ट्रीज नहीं है। हम धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी हम अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिजिटल हुए नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल को लेकर, और अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए आपको इन बड़ी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, या फिर भाई साहब टेक महिंद्रा हो। ये वो कंपनियां हैं जो डेफिनेटली कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बीच बीच में टर्बुलेंस लगेंगे, बीच बीच में झटके लगेंगे, लेकिन ऐसी झटकों में खरीदारी के मौके भी आपको ढूंढने हैं। विप्रो को लेकर अगर आप देखोगे तो होल्डिंग भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के ही पास है। म्यूचुअल फंड के पास 3.30% की होल्डिंग है, 0.14% डोमेस्टिक के पास है, 6.95 एफआईएक्स, रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 16.62% है, लेकिन उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ 4.43% की होल्डिंग है। तो देखो विप्रो गिरावट जरूर है, लेकिन ऐसी ही गिरावट में खरीदारी के मौके भी बनेंगे। इससे पहले भी आपको इस तरीके के झटके महसूस हो चुके हैं। अगर आप देखोगे 2007 में 145 का शेयर था, 2008 आते आते ये 50 रुपए का हो गया था। बाद में दोबारा तेजी बनी, अच्छी खासी तेजी बनी, फिर वापस ये टूटा भी था, बीच बीच में वापस बाउंस बैक भी किया था। इससे पहले भी टूटा था, लेकिन जब भी टूटा है बड़ा बाउंस बैक यहां पर हुआ है। हम आज भी एग्जांपल देते हैं कि आज से इतने साल पहले अगर आपने विप्रो में इतने शेयर खरीदे होते तो आज इसकी इतनी वैल्यू होती, ऐसे ही नहीं देते हम ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये, अभी भी काफी ज्यादा तेल बचा है इसमें, और हो सकता है कि इस साल नहीं तो अगले साल बोनस की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। यहां पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस या फिर एचसीएल पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में इन्फोसिस और एचसीएल जरूर लिखें। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को एंड करूंगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।